जिस तरह से बिहार विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल सर पर हैं, एमआईएम भी अपने कैंडिडेट इस विधानसभा इलेक्शन के लिए उतार रहा है। तकरीबन 50 कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी तक घोषणा की गई है। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो जा रहे हैं और जो टिकट का बंटवारा हो रहा है, कितने लोगों को टिकट देने जा रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब, अभी तक आप लोगों ने तकरीबन 50 लोगों की घोषणा की है नामों की, तो क्या कितनी बड़ी लिस्ट आपकी होने जा रही है और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप बिहार इलेक्शन में उतर रहे हैं? देखिए, कोविड की वजह से हमारी तंजीमी कारकर्दगी कहीं मुतासिर हुई है, वरना तो हम बड़े हल्के में इलेक्शन लड़ने का हमारा फैसला था। ताहम अभी हमने 50 नशिस्तों का ऐलान किया है और हम अपनी तंजीमी हैसियत का अंदाज़ा कर रहे हैं और मुमकिन उम्मीदवार जो हमारे हैं उसके बारे में तहकीक का काम चल रहा है। और इस ताल्लुक़ से हम देख रहे हैं कि हमारे लिए जो मुमकिन सीट हैं उसमें से किस जगह पे हम लड़ सकते हैं। हमारी कोशिश जारी है, हमारी तीसरी फहरिस्त भी अनकरीब आ सकती है। तो जो आपके कैंडिडेट की जो घोषणा की है, क्या तमामी मज़ाहिब के लोगों को आप टिकट दे रहे हैं या सिर्फ मुस्लिम्स को आप चुन रहे हैं? और क्या इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के, जिन सीटों को आप चुन रहे हैं, किस तरह से उनका सिलेक्शन किया जा रहा है? नहीं, हमने सिलेक्शन में सबसे अव्वलीन तरजीह ये दी है कि जहाँ हमारा तंजीमी काम हुआ है और तंजीमी काम होने के नतीजे में ही हम उस सीट का इंतखाब कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि क्या मुस्लिमों को? कतई नहीं, सिर्फ मुस्लिमों को नहीं, बल्कि हम तो दलितों के, मजलूमों के, पीड़ितों के, वंचितों के, महरूमों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसलिए तमाम तर तबकात की खातिर खा नुमाइंदगी हमारे यहाँ होगी और सबका ख्याल रखा जाएगा। और हम उन लोगों में से नहीं हैं जो लोग अक़लियत नवाजी की बात करते हैं। और आज अगर देखें आप तो मगध के इलाके में 25-26 नशिस्तें आती हैं। गुज़िश्ता कई बार से एक भी अक़लियत के लोगों को उन लोगों ने टिकट नहीं देने का काम किया। ज़ाहिर है वहाँ की जो नज़रअंदाज करदा आबादी है उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि इसलिए हम बहुत ही तवाज़ुन के साथ हम अपने टिकट की तक़सीम का इरादा। देखने में ये आ रहा है कि जब से अभी हालिया सरकार बनी है नीतीश कुमार की, और कल जो स्टेज पर देखने में आया कि एक भी मुस्लिम नुमाइंदगी स्टेज पर नज़र नहीं आई। 6 लीडर थे उनकी पार्टी के जो स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन एक भी मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं थी। और देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है तमाम ही पार्टियों के ज़रिए, चाहे वो हम कांग्रेस की बात करें, कि एक हिंदुत्व की राह पर सब लोग चल पड़े हैं और एक मैसेज वोटर को ये देने की कोशिश की जा रही है कि अब हिंदुत्व के रास्ते पर ही चल करके सरकारें बनाई जा सकती हैं। देखिए, ये मामला साफ़ है। ये हमारे लोग न समझ पाए तो उनकी नादानी है या हमारी चाटुकार जो सियासत रही है। जो लोग अपने ज़ाती मुफाद के लिए मिल्लत को कुर्बान करने वाले लोग हैं वो उनके तरफदार हो जाते हैं। ये तो जदयू के गैरतमंद लोगों को देखना चाहिए। मिल्लत से जिनका ताल्लुक़ है उनकी गैरत अगर ज़िंदा है तो कल के मंच से उसको फ़ैसला लेना चाहिए कि तुम्हारी औकात वहाँ पर क्या है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस में भी आए, वो कांग्रेस जो अपने आप को कभी बहुत ही सेकुलर कहती थी, जेनो दिखा करके अपनी ज़ात का ऐलान करना, मंदिरों में हाज़िरी देना और बाबरी मस्जिद के फ़ैसले के ताल्लुक़ से बीजेपी के साथ उछलना कूदना और नाच लेना। और जब बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रखी जा रही थी तो ईंट और पत्थर से संग बुनियाद बीजेपी रख रही थी और चांदी की ईंट से कांग्रेस के लोग रख रहे थे। और कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि ये राजीव गांधी के सपनों को साकार करने का वक्त आ गया। तो लोग पहचान गए हैं और इन लोगों ने समझ लिया है। ये जो मॉब लिंचिंग देख रहे हैं, उर्दू की दुश्मनी देख रहे हैं, मुस्लिम मसाइल की अनदेखी कर रहे हैं, दरअसल कहीं न कहीं से मुस्लिम अक़लियत को खौफ की नफ्सियात में मुब्तला करना और हिंदुत्व के नारे के ज़रिए से हिंदू आबादी को मुत्तहिद करने की नापाक कोशिश है। और इस फरेब और मक्कारी को, इस साजिश को जो लोग समझ गए हैं उन्होंने एक अलग राह अपनाने की और बनाने की कोशिश की है। और एमआईएम उनमें से एक है जो ये कह रही है कि इस मुल्क में इज़्ज़त और नामूस के साथ जीना ये हमारा आइनी और पैदाइशी हक़ है। और दूसरी तरफ ये जमहूरी अक़दार की भलाई इसी में है कि जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। इस बुनियादी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। जिस तरह से आपके साथ देखने में आता है, एक बहुत बड़ी तादाद है युवाओं की जो एमआईएम के साथ, ख़ास तौर से मुस्लिम युवाओं की जो है वो तादाद एक बहुत बड़ी आपके साथ है। लेकिन उसके साथ साथ इल्ज़ाम आपके ऊपर ये लगाया जाता है कि जब इस तरह से आप उतरते हैं, जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, कि आपकी पार्टी मुसलमानों का वोट काटती है।
नहीं, देखिए, ये वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जो लोग दयानतदाराना तज़्ज़िया नहीं करते। मैं 2014 की नज़ीर पेश करूँ, आप यूपी में हम नहीं लड़े थे, लेकिन 80 पार्लियामेंट्री नशिस्तों में से 73 पर एनडीए के लोग जीत गए थे, वहाँ हम तो नहीं थे। बिहार में हालिया दिनों में जो अभी 2019 का इलेक्शन हुआ, तो वहाँ पर सिर्फ हम एक सीट पे किशन लड़े थे, जहाँ का मैं शिकस्त खुर्दा आदमी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बीजेपी नहीं जीती। बकिया 39 जगहों पर जो सोकॉल्ड सेकुलर्स के खाते नहीं खुल सके, उसका जिम्मेदार कौन है? दरअसल मामला वो नहीं है, मामला दरअसल ये है कि वो बेज़बां अक़लियत जिसका इन लोगों ने वोट लिया और बरसों तक इस्तेहसाल किया, उसकी जमात में एक तवाना आवाज़ उठ आई है। वो नौजवान जो खौफ व हरास के मारे अपनी गर्दनों को झुकाए हुए पसेमानी के आलम में थे, मुदल्लल और दस्तूरी और आइनी गुफ्तगू और मुबाहिसे के ज़रिए से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो उसको एहसास से कमतरी के समंदर में गर्क होने से बचाया है, और गर्दन झुकाने वालों ने जो गर्दनें ऊंची की हैं, उस पर ये फ़िरका परस्त ताकतों को परेशानी हो रही है। और ये जो लोग अक़लियतों के वोट की सौदागरी करते थे, वोट इनका लेते थे और हिस्सा इनको नहीं देते थे, ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं एक वाज़ेह मिसाल अभी हालिया बता दूं। बिहार में पिछला जो महागठबंधन के ज़रिए से इलेक्शन हुआ था 2015 का, आपको याद होगा कि इस गठबंधन ने 41% वोट हासिल किए थे। आप बिलासुबह मुसलमानों ने गुस्ल और वज़ू करके दुआओं के साथ वोट दिया था, और 16-17% मुसलमानों ने वोट दिए, और 41% में अगर 16% को ये कर लें तो 24% हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने वोट दिए। लेकिन जब वजारत तश्कील पाई तो वज़ीर आला भी उसी 25% का था, नायब वज़ीर आला भी उसी में से था, PWD, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स सब मंत्रालय उसमें थे, बल्कि 25 वज़रा थे, 34 वजारतें उनके पास थीं, और 16-17% मुस्लिम आबादी को 4 खैराती वजारतें मिली थी। तो इनको ये आईना दिखाने का काम हम कर रहे हैं। यही वजह है कि इन लोगों को परेशानी हो रही है। तो मजलूमों को जगाना और उनको हक़ के लिए बरसरे पैकार करना ये MIM का काम है। आप देख लेंगे 1857 के आपके आबा व अजदाद ने जब मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो अंग्रेज़ों ने उसे बगावत कहा था, और आप और हम उसे मुक़द्दस तहरीक आज़ादी कहते हैं। तो जो लोग दलितों को और अक़लियतों पर जुल्म ढाते हैं, वो हमारी इस सियासी अमल को फ़िरका परस्तों को फ़ायदा पहुँचाने का अमल कहते हैं, और हमारे नौजवान ये कहते हैं कि हम अपनी ताकत को मुजतमा करने का वक्त आया है। दोनों का नज़रिया अलग अलग है। कुछ शराइत के साथ जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो RJD की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो क्या उनके साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि बिहार में BJP की और JDU की हुकूमत जब से कायम हुई है, दलितों के और अक़लियतों का इस्तेहसाल जारी है ना। NPR, NRC, तलाक बिल, तमाम तर मामलों ने नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ BJP का साथ दिया। खुली किताब है ये। दरअसल अक़लियतों की आबादी में तरक्यात के कोई काम नहीं हुए। तमाम आदार व शुमार ये कहते हैं, मैं उसकी एक तमसील दे दूँ कि अक़लियत की एक बड़ी आबादी का कंसंट्रेशन इर्तकाज़ है सीमांचल में, और वहाँ देखेंगे कि तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, ख़त अफलास के ताल्लुक़ से, फ़ीकस आमदनी के ताल्लुक़ से वो इलाका सबसे तबाहकुन इलाका है, और हिजरत भी सबसे ज़्यादा वहाँ से हुई है। तो आज तक वहाँ तामीर व तरक्की का कोई प्रोग्राम नहीं बन सका, और यही कह रहे हैं कि साहब इन्होंने दुश्मनी की है। अगर आप ये चाहते हैं कि फ़िरका परस्ती की सियासत पर मबनी नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत उखाड़ी जाए, तो सोकल सेकुलर पार्टियों को एक महाज बनाना चाहिए, और MIM उस महाज में मशरूत तौर पर और मुनसिफाना तौर पर शामिल होने के लिए तैयार है। उसके लिए दरवाजे खुले हों आपके, तो मेरा दिल खुला हुआ है। लेकिन आज 1 साल पहले, तकरीबन 2 साल से मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ, और हमने उनके ज़िम्मेदारों तक बात भी की है, और अभी हमने बिहार की मिली तंजीमों के सरबराहान के नाम से और दानिशवरों के नाम से ख़त भी जारी किया है कि साहब, सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकना सभी चाहते हैं, लेकिन सेकुलर वोटों के बिखराव के साथ साथ कमज़ोर तबकात के इंसाफ की आवाज़ उठाने में कहीं ना कहीं लोग कासिर रहते हैं। तो आइए, हम सेकुलर महाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हम दलितों और अक़लियतों के हुकूक़ की बात भी कर रहे हैं। अगर इस मशरूत तौर पर हमें किस महाज का हिस्सा आप बना दें, चूँकि इलेक्शन के ज़माने में हम आप कहते हैं कि गठबंधन के क्यों नहीं कर लेते, तो गठबंधन तो जाहिर है कि बड़े लोगों को करने हैं, है ना। हम तो कमज़ोर और नातवा हैं, हमसे गठबंधन कौन करेगा? हम तो गठबंधन के तालिब हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। इनको अंदेशा है कि MIM के साथ गठबंधन करने का मतलब ताबेदारी नहीं बल्कि हिस्सेदारी की बात होगी।
इसलिए ये लोग ताबेदार बनाकर, ग़ुलाम बनाकर रखने के जो आदी हैं, वो हिस्सेदार बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। विपक्ष कहीं ना कहीं जिस तरह से असरअंदाज होना चाहिए, विपक्ष को जो मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए। ख़ासतौर से लॉकडाउन का टाइम था, कितने बिहार के लोग, कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे, मुंबई से पैदल पहुँचे, और उसके बाद नीतीश कुमार जी के ज़रिए कहा जा रहा है कि हमने उनको रोज़गार दिया, हालांकि अब फिर वो वापस अपने जहाँ कर्मभूमि है वहाँ लौट रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको उठाना चाहिए सही ढंग से, लेकिन विपक्ष उठा नहीं पा रहा। देखिए, बिहार में बड़ी मुसीबत ये रही है कि इस वक्त जो विपक्ष में जो लोग हैं, हिज़्ब मुखालिफ में हैं, वो लोग इक़्तिदार से महरूम लोग हैं, और अब तक 15 साल दौर इनका इक़्तिदार का गुजर गया और अभी तक वो इक़्तिदार के नशे में ही हैं, और उसको सलीक़ा नहीं आया हिज़्ब मुखालिफ की ज़िम्मेदारियों को अदा करने का, उनकी कमज़ोरियों पर बात करने का। मुझे लगता है कि इसकी कमज़ोरियाँ शायद इसकी ज़बानबंदी किए हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि शायद हिज़्ब मुखालिफत की ज़िम्मेदारियों को अदा करने का शऊर नहीं है लोगों को। मामला ये है कि नीतीश कुमार के कौल की पर तो यकीन करना यकीनन है कि यह नादानी होगी। जिस नीतीश कुमार जी ने यह कहा था कि बीजेपी मिट जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, खुल्लम खुल्ला जिसने अपने कौल की खुद तरदीद कर दी, तो उसके जुमले का तो एतबार ही नहीं किया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि कोविड के कहर ने जब प्रदेश के मज़दूरों की जो दुर्गत की, डंडे पड़े पुलिस के, उनके पैदल आने पड़े, रिक्शे और ठेले पर उनको आने पड़े, और नीतीश कुमार ने हदबंदी कर दी कि बिहार में किसी को दाखिल नहीं होने देंगे। लगता है कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं थे बल्कि इनकी कोई राजा हों, जैसे वो प्रजा के लिए फरमान जारी कर रहे थे। ऐसे तैसे जब लोग आ गए तो उनको खिफ़त हुई, शर्मिंदगी हुई, तो कहने लगे हम इनको काम देंगे और मनरेगा का काम देंगे। आप ये कहिए कि सावन के महीने में मनरेगा का काम, मिट्टी काटने का काम सावन के महीने में नहीं हो सकता है। ये तो लोगों को झूठा आश्वासन देना था। और आप ये बताइए कि 2-2.5 महीने के रोज़गार की को बर्दाश्त नहीं कर पाए लोग, और नतीजा ये है कि उन इलाकों में जो इलाका कंटेनमेंट का इलाका रहा है, जो इलाका अब भी रेड जोन है कोविड के ताल्लुक से, हमारे मजदूर वहाँ जा रहे हैं, है ना, पेट की आग बुझाने के लिए वो मौत की परवाह नहीं कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी उस वक्त बसों पर पाबंदी लगा दिए थे कि बिहार में दाखिल नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी वाक़तन अगर अपने कौल में सच्चे हैं तो इस वक्त मजदूरों की तादाद जो हज़ारों बसों में कस के पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तरफ जा रही है, उन बसों से तो मुसाफिरों को उतार कर काम देना था, इन मज़दूरों को तो काम देना था, लेकिन ये नाकाम हो गए हैं। और इन्होंने शुरू दिन में भी दावा किया था कि हम पलायन को रोकेंगे। पलायन को नहीं रोके। बिहार में थोड़ी बहुत जो आप देखेंगे, थोड़ी चमक दमक देख रहे हैं आप, है ना, वो देखिए शहरों में ये फ्लाईओवर आपको दिखते होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ सीमांचल में 50-50 किलोमीटर पर नदियों में पुल नहीं बन पाए, सड़कें भी नहीं बन पाई, हॉस्पिटल में कुत्ते इनके बैठे हुए, डॉक्टर का पता नहीं है उनको। और इन्होंने इन 15 सालों में टैक्स के बोझ पे कौम को दबा दिया है। और वो काम, जो काम 10 रुपये टैक्स लगते थे, आज 1000 रुपये टैक्स लग रहे हैं। ज़मीन का एक टुकड़ा कोई मजदूर अगर ख़रीदता था तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन में लगते थे, आज उनको 25,000 रुपये लग रहे हैं। तो टैक्स के बोझ पर पूरी कौम दबी हुई है, और टैक्स के पैसों का नाजायज़ इस्तेमाल और कुछ चुनिंदा मुंतखब इलाकों की तरक्की इसने ज़रूर की है, लेकिन बिहार का एक बड़ा हिस्सा जो गरीबों का, दलितों का है, सियासी एतबार से ज़रा सा जो लोग कमज़ोर हैं उनका तबका है, उनका इस्तेहसाल हुआ है इसमें। इसलिए ये जो पार्टियां हैं इस मुखालिफ की, उनकी कोई ये सूझ नहीं। ये तो क्या मजदूर इस इस्तेहसाल को याद रखेगा, या जब वोट डालने जाएगा तो उसको याद रहेंगी ये चीज़? देखिए, याद बेचारे मजदूर, हाफजा, अवामी हाफजा बड़ा कमज़ोर होता है, उनको याद दिलाने की ज़रूरत है। यही वजह तो है कि ये ताकतवर लोग अलग अलग पॉलिसियाँ बनाकर आम इंतखाबी जलसों पर पाबंदी लगा रहे हैं, ताकि इन मजलूमों को उसके जुल्म की याद न दिलाई जा सके। ये एक साजिश का हिस्सा है। कोविड एक बहाना है हुकूमत पर दोबारा इनको आना है। आप किस तरह से अपनी रणनीति बनाएंगे? जिस तरह से अभी इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, पैसा है, जगह जगह LED लगा दी गई हैं, और पूरा इलेक्शन जो है डिजिटल होने जा रहा है, रैलियां होनी नहीं है, 100 की इजाज़त दी गई है, 100 लोग हो सकते हैं रैली में। तो किस तरह से अपनी बात आवाम तक पहुँचाएंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको कहूँ, आप जाइए इलाके में देखिए, एक बस पे लद के आदमी जा रहा है, बदन से बदन सटा के जा रहा है ना। जहाँ 40 आदमी की जगह है वहाँ 100 आदमी उस बस में जा रहा है, उसको कोविड का डर नहीं है। लेकिन इलेक्शन के लिए आप ये सारे लवाजमात कराइए, ज़ाब्ते अखलाक आप तय कर रहे हैं, तो दरअसल एक ज़ालिमाना फरमान है ये। हम लोग देखेंगे और बगावत करेंगे। इन कानूनों को तोड़ना हमारे लिए लाजमी होगा,
यहाँ पर अगर दस्तूर की, आइन की और जमहूरी अक़दार की पासदारी की ज़रूरत है तो ज़ाहिर है कि ज़ालिम ताक़तों के बहुत सारे फरमान की नाफरमानी भी लाजमी है। एक कहीं ना कहीं आपके जो प्रेसिडेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी ज़बान को लेकर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी ज़बान में और आरएसएस और बीजेपी के लीडरों की ज़बान में कोई फ़र्क नहीं है और वो एक ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जिससे फ़िरका परस्ती फैलती है। साहब, आप तो ऐसी बात करने लगे। क्या विनय कटियार की तरह बोलते हैं ओवैसी साहब? क्या उमा भारती की ज़बान बोलते हैं ओवैसी साहब? क्या लालकृष्ण आडवाणी की ज़बान बोलते हैं ओवैसी साहब? बल्कि पार्लियामेंट ने उसे रतन का अवार्ड दिया है सिर्फ इसलिए कि अवैसी साहब दस्तूर और आइन के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते। हाँ, एक बात अजब सी लगती है कि मजलूमों की इस बस्ती में कोई जुर्रत से बोल नहीं सकता था, ये बोलता क्यों है? इस बात से लोगों को तकलीफ़ है। कभी फ़िरका परस्ती की ज़बान नहीं की, कभी किसी ज़ात और बिरादरी को तकलीफ़ देने की बात नहीं की, और आइन से हटकर एक लफ्ज़ जिसने नहीं बोला। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। असल मामला ये है कि इन लोगों ने यह ठान लिया है कि मुस्लिम अक़लियत की आबादी तो ग़ुलामों की आबादी है, गैर एलानिया तौर पर सेकंड सिटीजनशिप हैं ये, तो इसके दरमियान में से आवाज़ क्यों बोलेगी? ओवैसी साहब ने कहा नहीं, ये मेरे बाप दादा की सरज़मीन है, जितनी तेरी है उतनी मेरी है। मेरे आबा ने भी गर्दन कटाई है, मुल्क को आज़ाद किया है, और आइन ने हमें यह हक़ दिया है कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ चीखूँगा, चिल्लाऊँगा, आवाज़ लगाऊँगा। आवाज़ लगा रहे हैं। और ज़ालिमों को ज़ाहिर है कि डाकू और चोर को रात को जुगनू से भी ख़तरा होता है, और यहाँ जुगनू नहीं, एक रोशन चिराग जल रहा है, तो ज़ाहिर है तो उनको तकलीफ़ होगी। जो सियासी तौर पर हमारे हुकूक की जिसने डाकाज़नी की है। कुछ मुस्लिम लीडरों के ज़रिए दूसरी पार्टियों में हैं, उनके ज़रिए ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। जब पार्लियामेंट में बोलने की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी जब बोलते हैं तो कोई बीजेपी का लीडर डिस्टर्ब नहीं करता। कोई कांग्रेस का या कोई और बोलना चाहता है कुछ इश्यूज़ पर, चाहे वो एनआरसी का मामला हो या और बहुत सारे मामले हों, तो उनको नहीं बोलने दिया जाता। असदुद्दीन को खुली छूट दी जाती है। देखिए, इन गोंगों की एक तो ज़बान ही नहीं है इन गोंगों को कि बोल सकें, और दूसरी बात है कि पार्टी की ग़ुलामी ऐसी है कि वो बोल नहीं सकते, तो बोलने वाले से चिढ़ लगती है ना। माफ़ कीजिएगा, रंग तो देना कुदरत की अलामत है। काली कलोटी दुल्हन को गोरी से बड़ा जलन होता है। ये तो बोल नहीं पाते, बोलने वाले से इसको जलन है। मामला ये है कि आप याद कीजिए, पूछ लीजिए कांग्रेस के लोगों से, तलाक बिल की जब पेशी हुई थी तो उस वक्त पूरे पार्लियामेंट में मौलाना असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे एमपी थे और कांग्रेस के एमपी थे, हमारे हलके के एमपी थे कांग्रेस के, उससे ज़्यादा शरीयत का जानकार, मुस्लिम मसाइल का कोई अलमबरदार वहाँ नहीं था। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसे बोलने की इजाज़त नहीं दी, और मौलाना मरहूम ने अपने इस दर्द का इजहार किया। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मौलाना इस दर्द को समेटे हुए कब्रिस्तान गए, कि मौलाना ने कहा कि मैं चाहता था कि इस तलाक के बिल पर अपनी बात रखूं, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी। ये जुमले वो लोग कर रहे हैं, ये लोग पार्टी की अपनी ताबेदारी में हैं, ये बोल नहीं सकते, और उसी को झेप के मिटाने के लिए ये तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। बारहा देखा होगा तमाशा, गवाह है पार्लियामेंट की दीवारें, कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बोलने पर बीजेपी के लोगों को कितनी मिर्ची लगी है, बीजेपी के लोगों ने कितना डिस्टर्ब उनको किया है ना। तो ये बात लोगों को यूं ही, चूँकि अवामी यादाश्त कमज़ोर होती है इसलिए बात कर रहे हैं, दिखा दीजिए उनके रिकॉर्ड को दोहरा करके पार्लियामेंट को कि बीजेपी के लोगों ने कितना चीखा और चिल्लाया है। क्या मुकदमा दायर नहीं हुए इन पर? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पर मुकदमा दाखिल नहीं हुए? क्या हमला नहीं हुआ उन पर? इनको ये नज़र नहीं आता है। देखिए, सवाल ये पैदा होता है, जो परिंदा बहुत दिनों तक कफ़स में जी लेता है, आज़ादी से उनको बड़ा डर लगता है, तो कफ़स में जीने वाले ये सियासतदान आज़ाद परिंदों का मुकाबला नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्या जिस तरह से अभी आपने 50 कैंडिडेट का ऐलान किया है और भी आप कह रहे हैं कि हम विवेचना कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे, पिछले इलेक्शनों में ये देखने में आया है कि आखिर में बहुत सारे कैंडिडेट आपके ज़रिए बिठा दिए जाते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा? एक सबूत बता दिए कि कहाँ बैठा दिए गए, एक सबूत बता दिए। मैं पिछले दिनों में छः जगहों पर लड़ा था बिहार में, कोई एक जगह बता दीजिए। ये बात कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? कोई सबूत हो तो बता दीजिए। मामला ये था कि मैं लड़ा था अभी पार्लियामेंट का, तीसरा मुकाम हमने हासिल किया, और पूरे बिहार में हमारा वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। हम 6 सीटों पर लड़े थे तो 85,000 वोट लाए थे। पार्लियामेंट में भले ही हम हार गए, लेकिन 2,95,000 वोट लेकर आए हैं। और अभी बिहार में वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ किशनगंज में, तो हमारी पार्टी वहाँ पर लड़ी भी, बीजेपी को शिकस्त भी दी और कांग्रेस की ज़मानत भी जब्त कराई है। तो हम तो पूरी तवानाई के साथ लड़ रहे हैं। भाई, हमारी नई पार्टी है,
तो जाहिर है कि नई चीज़ों को समझने में लोगों को देर लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने तो हमारा झंडा थामा ही था। अब 5 सितंबर के बाद कांग्रेस का जो असली चेहरा सामने में आ गया है और दूसरी सेकुलर पार्टियों की जो खामोशी और चुप्पी जो देखा है लोगों ने, NPR NRC के ताल्लुक से मुस्लिम अक़लियत के लोग और दलित के लोग मंच सजाए हुए थे, लेकिन ये पार्टी के लोग कहीं भी अपने झंडे के तले एक भी मंच इसको सजाया नहीं है। तो अब हमारे बूढ़े और बुज़ुर्गों को जो अपने आप को पहले तब आबाई तौर पर कांग्रेसी कर रहे थे, वो भी अब ये कहने लगे हैं ये कवाकिब नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजी। अभी कोई रास्ता खुला हुआ है, अगर किसी के साथ पैक्ट होगा तो आप जाएंगे? नहीं, सवाल ये पैदा होता है, हम लोगों ने शुरू दिन से ऐलान किया है कि साहब BJP और जदयू को शिकस्त देने के लिए BJP और जदयू के खिलाफ जो भी पार्टियां महाज बनाती हैं, हम उनका हिस्सा बनने और अपना हिस्सा बनाने में हम तैयार हैं। दिल भी खुले हैं, दरवाजे भी खुले हैं। शुक्रिया। ये थे अख्तरुल ईमान साहब, MIM के बिहार के प्रेसिडेंट, जो हमसे बात कर रहे थे इलेक्शन को स्ट्रेटेजी को लेकर के किस तरह की प्लानिंग है और किन मुद्दों को लेकर ये बिहार इलेक्शन में जाने वाले हैं।